स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम पायल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे लिए एक रिश्ता आया था। मेरे घर वाले इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि लड़के की नौकरी बहुत अच्छी थी। लड़का कनाडा में जॉब किया करता था और उसकी फैमिली भी बहुत छोटी थी। उसके घर में सिर्फ उसके माता पिता रहते थे और एक विधवा भाभी थी। उस लड़के के भाई की मौत काफ़ी समय पहले ही हो गई थी, इसलिए उसकी भाभी विधवा बनकर उनके घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे क्योंकि अच्छे रिश्ते नसीब वालों को ही मिलते हैं। और फिर ये रिश्ता हमारे घर चलकर खुद आया था। उस लड़के की माँ ने मुझे कहीं पर शादी में देख लिया था और उनको मैं बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के साथ करने का फैसला किया था। मेरे घर वालों ने भी लड़के को देखते ही हाँ कर दी थी क्योंकि लड़के का घर बार भी अच्छा था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी और लड़का पढ़ा लिखा था। शक्ल सूरत से बहुत अच्छा था, हर बातें बिल्कुल परफेक्ट थी। इस तरह मेरी शादी 2 महीने के अंदर अंदर उस लड़के के साथ हो गई थी। मेरे पति का नाम सौरभ था। सौरभ को भी मैं बहुत पसंद आई थी। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया था और कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मन में हमेशा यही चाहत रहती थी कि मेरी शादी किसी खूबसूरत लड़की के साथ हो और तुम वही लड़की हो जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता था। तुम्हें पाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सारे संसार की खुशी मिल गई है। अपने पति के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जेठानी और सास मिलकर घर के सारे काम किया करती थी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी, सारा दिन अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी और शादी के शुरू के दिनों में उन्होंने मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने दिया था। उनका कहना था कि तुम अभी घर की नई बहू हो, जब तक तुम्हारा पति यहाँ पर है तुम यहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जब वो चला जाएगा तो तुम घर के काम कर लेना। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे, हमेशा मेरे सर पर अपना हाथ रखते थे। मेरे पति को शादी के 15 दिन बाद कनाडा जाना था और इन 15 दिनों में मेरे पति ने मेरे साथ बहुत अच्छा समय गुजारा था। उन्होंने मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाई थी। वो मेरे मायके भी मुझे लेकर गए थे और मेरे कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर भी, और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते थे। वो 15 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और हसीन दिन थे। इनको यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने अपने मोबाइल में अपने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे और फिर फाइनली मेरे पति के कनाडा जाने का दिन भी आ गया था और मैं इस बारे में सोच कर बहुत उदास हो रही थी कि अब मैं अपने पति के बिना यहाँ पर अकेली कैसे रहूँगी। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि मैं 2 महीने बाद वापस आ जाऊँगा और इस बार पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आऊँगा और फिर से तुम्हारे साथ एक लंबा समय बिताऊँगा। वो कहने लगे कि तुम यहाँ पर अकेली थोड़ी हो, देखो घर में कितने सारे लोग हैं। ये बात मेरे पति ने बिल्कुल ठीक कही थी कि माँ बाप की तरह प्यार करने वाले सास ससुर मुझे मिले थे और बहनों की तरह ख्याल रखने वाली मुझे मेरी जेठानी मिल गई थी जो कि मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अगले दिन मेरे पति कनाडा चले गए तो मैं उदास हो गई थी। रात के समय मेरे सास ससुर और जेठानी हम चारों ने मिलकर एक साथ खाना खाया था। उस दौरान मेरी सास कहने लगी कि बहू, अब सौरभ अपने काम पर चला गया है, अब तुम भी घर गृहस्थी पर ध्यान देना। मुझे अपनी सास की बात थोड़ी अच्छी तो नहीं लगी थी, मगर वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था और जाहिर सी बात है अब मेरा पति जा चुका था तो मैं खुद भी घर के काम करने के लिए तैयार थी। मेरी सास को मुझे जताने की ज़रूरत नहीं थी, मगर क्या कर सकते हैं, सास तो सास ही होती है। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मम्मी जी, मैं कल से जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा दिया करूँगी। खाना खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धोने के लिए चली गई। मेरी जेठानी भी मेरे साथ किचन में आकर किचन की साफ़ सफाई करने में बिजी हो गई थी। इस दौरान हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे। मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम्हें मम्मी की बात का बुरा लगा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं भाभी, मुझे बुरा नहीं लगा। और फिर वो कह तो बिल्कुल ठीक रही थी, अब घर का काम मुझे भी संभालना है। ये सुनकर मेरी जेठानी खामोश हो गई थी और अपने काम में बिजी हो गई। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। आज पहला दिन था जो मैं अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। मुझे अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने पति की कमी भी महसूस हो रही थी और उनकी याद भी बहुत आ रही थी। इसलिए मैंने उनको कॉल करके कुछ देर उनसे बात कर ली थी।
मगर मैं सारी रात तो उनसे बात नहीं कर सकी थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कमरे में कोई ना कोई काम कर लेती या फिर आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती। इस तरह करते करते मुझे रात के 3 बज गए थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे कमरे के अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई और सोचा कि छत पर जाकर ताज़ी हवा खा लेती हूँ। वैसे भी गर्मी का समय था और छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया था। मुझे लगा शायद गर्मी की वजह से वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर सो रही होंगी। मैं छत पर आ गई थी और काफ़ी देर तक छत पर ही टहलती रही और मोबाइल यूज़ करती रही। जब मोबाइल इस्तेमाल करते करते मेरी आंखें भारी होने लगी और मुझे लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, तो मैं छत से नीचे उतरकर आई। मैंने देखा कि इस बार मेरी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। ये बहुत ही अजीब बात थी। 1 घंटा पहले जब मैं छत पर गई थी तो मेरी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अब उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि अब उन्होंने कमरा बंद कर लिया हो, और वैसे भी मुझे इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कमरे का दरवाज़ा खुला हो या बंद, इस बात से कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं अपना सर झटकते हुए कमरे में आकर सो गई थी। सुबह 7 बजे ही सोकर उठ गई थी और किचन में जाकर मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। घर के बाकी सब लोग सो रहे थे, इसलिए मैंने नाश्ता करने के बाद अपने कमरे की सफाई लगा ली थी। मेरी सास 9 बजे सोकर उठी थी और ससुर भी अभी तक सो रहे थे। यहाँ तक कि मेरी जेठानी भी अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन इतने दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी जेठानी सुबह 6 बजे उठ जाती थी और घर के सारे कामकाज में लग जाती थी। आज बड़ी अजीब बात थी कि मेरी जेठानी अभी तक सो रही थी। मेरी सास ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा था। मैंने अपनी सास के लिए चाय बनाई। आज मैंने पहली बार किचन में कोई काम किया था। मेरी सास को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आई थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी, भाभी की तबीयत ठीक तो है ना? आज वो बड़ी देर तक सो रही है। तो मेरी सास कहने लगी, हाँ, मैंने ही उसको देर तक सोने के लिए कहा था। अब घर का कामकाज करने के लिए तुम आ गई हो ना, तो घर के सारे काम तुम किया करोगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा कि आंचल पिछले 5 साल से इस घर की गृहस्थी को संभाले हुए है। उसका पति इस घर में नहीं है, फिर भी वो घर के सारे काम करती है। अब तुम उसे आराम दो और घर के काम तुम करो, साथ ही साथ अपनी जेठानी के और सास ससुर की भी सेवा करो। मैं अपनी सास की इस बात पर कुछ नहीं बोली थी और खामोशी से अपने काम में लग गई थी। मुझे अपनी सास की ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि अगर मेरी जेठानी की शादी को 5 साल हो गए थे और 5 साल से अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। आंचल भाभी भले ही विधवा थी, लेकिन थी तो वो भी इस घर की बहू ही, और वो यहाँ पर रहती भी है, तो इसलिए घर का कामकाज करना उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस घर में आ जाने से वो कोई काम ही नहीं करेंगी। जो भी था, जैसा भी था, मैं इस घर की बहू थी और अभी मेरी शादी को हुए ही कितने दिन थे। घर के सारे कामकाज मुझ पर डाल दिए गए थे। इस घर में कपड़े भी हर रोज ही धुलते थे। सब लोग रोज कपड़े चेंज करते थे। पूरे घर की सफाई लगाना, सब लोगों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, यहाँ तक कि हर टाइम के बर्तन धोना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। और फिर सब लोग अपने अपने कपड़े उतार कर मेरे हवाले कर दिया करते थे। उनके कपड़े धोना भी मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। अपने पति के सामने तो मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब से मेरा पति गया था, मेरी ज़िंदगी घर के काम में उलझ कर रह गई थी। मेरी सास और मेरी जेठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, जबकि मेरे ससुर जी सुबह को अपने काम के लिए निकल जाते थे और शाम के टाइम तक घर वापस आ जाते थे। मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी। वो विधवा थी। उनके दिल में अपने पति का गम था, मगर फिर भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। कहते हैं कि जब इंसान सेहतमंद और देखने में अच्छा भला होता है, अगर उसके ऊपर कोई दुख आ जाए तो वो इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। मगर मेरी जेठानी तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी। अब तो वह घर का कोई काम नहीं करती थी, तो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। मैं अपनी जेठानी से खूबसूरती में थोड़ी हारती हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी। हाँ, बस इतना था कि मेरी जेठानी और मेरी खूबसूरती में थोड़ा फ़र्क था। मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती थी। मेरा पति मुझे हर रात फ़ोन करता और मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते करते नहीं थकता था। लेकिन मेरी सास थी
जो बार बार मेरी जेठानी की तारीफ मेरे सामने करती रहती थी और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मेरी जेठानी भी अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश होती थी। मेरी जेठानी मुझसे अकेले में ऐसे बिहेव करती थी जैसे मेरी सगी बहन, लेकिन सास के सामने रिएक्ट करती थी जैसे मेरी सास की वो बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी हो। हमेशा ही मेरी सास अपनी बड़ी बहू की तारीफ़ किया करती थी। एक बार मेरी सास ने मुझे गोभी के पराठे बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी सास के लिए गोभी के पराठे बना दिए थे। रात के टाइम पर जब हम सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो मेरी सास ने सारे गोभी के पराठे उठाकर फेंक दिए और कहने लगी कि ये तुमने क्या बनाया है, इसे गोभी के पराठे कहते हैं। मेरी जेठानी सास की तरफ देखकर कहने लगी, अरे मम्मी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जबकि मेरे ससुर भी मेरी जेठानी की हाँ में हाँ मिला रहे थे, मगर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मेरी सास ने सब लोगों के सामने मेरे खाने की इंसल्ट कर दी थी। मेरी सास ने कहा कि इन गोभी के पराठों में बहुत तेज़ नमक हो रहा है। मैंने जब पराठा चख कर देखा तो सच में उसमें नमक तेज़ था। आज मुझसे गलती से नमक तेज हो गया था, लेकिन मेरी सास ने जैसा बिहेव मेरे साथ किया था वो मेरे दिल को बेहद दुख गया था। जिस सास को मैं इतना अच्छा समझती थी वो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मेरे ससुर ने कहा कि बस बहू, रोना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में भाग कर आ गई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी कि मेरे ससुर मेरी साइड से बोल रहे थे और मेरी सास को डांट रहे थे कि तुमने बहू को इतना भी जलील नहीं करना चाहिए था। अगर उसने सब सौरव को बता दिया तो वो भी गुस्सा करेगा। मेरी सास कहने लगी, अगर गुस्सा करता है तो करता रहे, उसकी पत्नी भी तो कैसी है। अगर अपनी पत्नी के हाथ का खाना खा लेगा तो कहेगा कि मैंने उसे सही डांट लगाई है। मेरी सास ससुर जी से कहने लगी कि तुम्हें बहू की तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ससुर मेरी सास से बहुत डरते थे और हमेशा उनसे दब कर रहते थे, जबकि मेरी जेठानी कोई काम नहीं करती थी। मेरी सास उनसे कुछ नहीं कहती थी, बल्कि उन्होंने खुद ही मेरी जेठानी से कहा हुआ था कि अब तुम्हारी देवरानी आ गई है तो तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों सास बहू एक कमरे में बैठकर आपस में बातें करती रहती थी। मेरी सास कहती थी कि मेरी बड़ी बहू बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। मेरे दिल पर इस बात का बहुत एहसास होता था। क्या मेरी सास मुझे अपनी बेटी नहीं मान सकती थी? आखिर मैं उनके साथ कौन सी कमी कर रही थी? घर का सारा काम करती थी और उनकी सेवा में भी कोई कमी नहीं करती थी। फिर भी मेरी सास के लिए मेरी जेठानी ही अच्छी थी। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने अपने पति को कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से उनकी मम्मी ने मेरे साथ आज बदतमीजी की है। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने उसी समय मेरी सास को कॉल करने के लिए कहा था। ये कहकर मेरे पति ने कॉल कट कर दी थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरे पति की कॉल आई तो वो मुझे प्यार से समझाने लगे और कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैंने मम्मी को समझा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो आगे तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। मम्मी मुझसे इस सब के लिए माफ़ी मांग रही थी, तुम परेशान मत हो। मम्मी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो आगे कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। अपने पति की बात सुनकर मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई थी और मैंने अपने आंसू साफ किए थे, मगर मेरे पति की अगली बात ने मुझे सोच में डाल दिया था। मेरे पति ने कहा कि देखो पायल, ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन तुम्हें भी बर्दाश्त करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुमने मेरी मम्मी की शिकायत फ़ौरन ही रोते हुए मुझसे कह दी। मम्मी भी मुझसे इस बात को कह रही थी कि ये तो हमारे घर का मैटर है, तुम्हें मम्मी के साथ ही सुलझाना चाहिए था। चलो, आज तो तुमसे ये गलती हो गई है और मैंने मम्मी को भी समझा दिया है, मगर आगे से ध्यान रहे कि घर के मैटर घर में ही सॉल्व करना। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और समझ गई थी कि ज़रूर उनकी मम्मी ने उन्हें कुछ पढ़ा दिया होगा। वैसे भी हर घर की कहानी यही है कि हर बेटा अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ होता है। मेरा पति भले ही मेरी तरफदारी में बोल पड़ा था, मगर साथ ही साथ उसने मुझे सावधान भी कर दिया था कि आगे से मैं उसकी माँ की शिकायत उनसे ना करूं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में क्या हो रहा था। जब तक मेरा पति यहाँ पर था तो ये लोग बहुत अच्छे थे, और जिस दिन से मेरा पति यहाँ से गया था इन लोगों का बिहेवियर मेरे साथ पूरी तरह से बदल चुका था। अगले दिन हमारे घर पर पड़ोस की कुछ औरतें आई थी। मैंने देखा था कि मेरी सास रात वाली बात से मुझसे नाराज़ थी। उन्हें भी यही लगता था कि मुझे उनकी शिकायत अपने पति से नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। मेरी जेठानी मेरे सामने अच्छी बनी रहती थी और सास के सामने मुझे इग्नोर किया करती थी। मोहल्ले की कुछ औरतें आई
तो मेरी सास उन औरतों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। जब एक औरत मेरी जेठानी के बारे में मेरी सास से कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी बहू बहुत खूबसूरत है, हम भी तुम्हारी बहू की दाद देते हैं कि अपने सास ससुर की सेवा करने की वजह से इस बेचारी ने अपनी शादी तक नहीं की, बिना पति के ही जिंदगी गुजार रही है। वह औरत मेरी सास का नाम लेकर कहने लगी कि सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे ऐसी बहू मिली है। मेरी जेठानी अपनी तारीफ पर मुस्कुरा रही थी। मैं उन सब के लिए किचन में खड़ी हुई चाय बना रही थी और उनकी बातें मेरे कानों में आ रही थी जब दूसरी औरत कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी बहू तो तारीफ के काबिल है, अब बताओ कि तुम्हारी छोटी बहू कैसी है। तुम्हारी छोटी बहू की शादी को भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। मेरी सास मुंह सिकोड़ते हुए उनसे कहने लगी, क्या बताऊं बहन, हर बहू मेरी आंचल बहू के जैसी नहीं होती। छोटी बहू कहने को तो अच्छी है, मगर उसे अगर किसी बात पर टोक दो तो वो फ़ौरन ही अपने पति से शिकायत लगा देती है। क्या बताऊं तुम्हें, कल रात उसने गोभी के पराठे में इतना तेज़ नमक कर दिया था कि मेरा तो पराठों को खाकर मुंह ही कड़वा हो गया। मैंने अपने बहू से सिर्फ इतना कहा था कि इसमें नमक बहुत तेज है, तो पलटकर बहू ने अपने पति को फ़ोन कर दिया और फिर उसका पति मुझसे फ़ोन पर बहुत लड़ा था। हारकर मुझे ही अपने बेटे से माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, जबकि वो औरतें भी मेरी सास से कह रही थी कि तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी ही चालाक निकली। मुझे अपनी सास की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मोहल्ले की औरतों के बीच मुझे बदनाम कर रही थी। मैं भी अपनी सास से कोई बात नहीं कर रही थी। अगले दिन रात को मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे से निकलकर छत पर जाने वाली थी और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी जब अचानक मेरी नज़र जेठानी के कमरे की तरफ गई। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे ससुर खामोशी से मेरे जेठानी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। अचानक मेरे ससुर की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे और फ़ौरन ही अपने कमरे के अंदर घुस गए। आखिर आधी रात के टाइम पर मेरे ससुर का मेरी जेठानी के कमरे में क्या काम था? मैं तो चौंक कर रह गई थी। और फिर मेरे ससुर इतनी खामोशी से चोरों की तरह मेरी जेठानी के कमरे से क्यों निकल रहे थे और मुझे देखकर क्यों घबरा गए थे? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं छत पर चली गई थी और काफ़ी देर के बाद अपने कमरे में आई थी। अगले दिन शाम का टाइम था जब मेरी सास कहीं पर जा रही थी। वो अपने पति के साथ घर से निकली थी। उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, जबकि मेरी जेठानी को उनकी हर बात के बारे में पता होता था। मुझे रात के लिए खाना बनाना था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मेरी जेठानी कमरे में आ गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं रात के खाने के बारे में अपनी जेठानी से ही पूछ लेती हूँ कि क्या बनाना है। मैंने अपनी जेठानी से पूछा था कि भाभी खाने में क्या बनाऊँ, तो पहले तो वो सोचने लगी और फिर सोचकर कहने लगी कि अच्छा एक काम करो, आलू पालक की सब्जी बना लो। घर में सब लोग आलू पालक बहुत शौक से खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं रात को आलू पालक की सब्जी ही बना लूँगी। मैं खाना बनाने में बिजी हो गई थी। मेरे ससुर शाम के टाइम पर घर आ गए थे। मैं किचन में थी और मेरी जेठानी आंगन में अपने बाल सुखा रही थी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो शाम के टाइम पर नहाकर निकली थी। मैं अचानक किचन से बाहर आंगन की तरफ गई थी। मेरे ससुर को जब मैंने देखा कि वह घर पर आ गए हैं तो मैं उनके लिए किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। मैं चाय की ट्रे हाथ में लेकर अपने ससुर के कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी अचानक मेरी जेठानी ने आकर मुझे रोक लिया और कहने लगी कि पायल तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा भाभी मैं पापा जी को चाय देने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने एकदम से मेरे हाथ से चाय की ट्रे ले ली और कहने लगी कि पापा को चाय मैं दे आती हूँ, तुम खाना बना लो। और वो मेरे हाथ से चाय की ट्रे लेकर फ़ौरन ही मेरे ससुर के कमरे के अंदर चली गई थी। मैंने देखा था कि मेरी जेठानी के बाल खुले हुए थे। उन्होंने मेकअप भी किया हुआ था और वो बिना अपने सर पर पल्लू किए ससुर के कमरे में चाय लेकर चली गई थी। मुझे तो कुछ इन दोनों के बीच गड़बड़ लग रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैं किचन में खाना बनाने चली तो गई थी, मगर मेरा ध्यान बार बार अपने ससुर के कमरे की तरफ जा रहा था। मेरी जेठानी बहुत देर के बाद ससुर के कमरे से बाहर आई थी। रात को जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो मेरी सास ने सब्जी का एक निवाला खाते ही उल्टियाँ करनी शुरू कर दी थी। अचानक मेरी सास को पता नहीं क्या हो गया था। मेरी जेठानी ने जल्दी से उनको दवाई ला कर दी और उनको खिलाई। कुछ देर के बाद मेरी सास बेहतर हुई थी। मेरी सास ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम आलू पालक की सब्जी बनाओ? मैंने कहा मम्मी जी मुझे तो भाभी ने कहा था। मेरी सास कहने लगी कि अगर आंचल ने तुमसे आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए कहा भी था तो तुम्हें मेथी डालने की क्या ज़रूरत थी?
मुझे मेथी से बहुत एलर्जी है। मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा और उनसे कहा कि भाभी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मम्मी को मेथी से एलर्जी है। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं कभी सब्जी में मेथी नहीं डालती। मेरी जेठानी कहने लगी कि अरे, मैंने तुम्हें बताया तो था, तुम याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि आलू पालक की सब्जी बना लो, मगर उसमें मेथी मत डालना, मम्मी को एलर्जी है और वो इस बात पर गुस्सा भी कर सकती हैं। मेरी जेठानी ये बात कहते हुए मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वो साफ झूठ बोल रही थी। मेरी सास मुझे इस बात पर डांटने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कोई काम ढंग से आता ही नहीं है। मेरे ससुर फिर से मेरी साइड ले रहे थे, मगर मेरी सास ने उन्हें खामोश करवा दिया था और फिर वो खामोशी से खाना खाते रहे। आज जो मुझ पर डांट पड़ी थी वो मेरी जेठानी की वजह से पड़ी थी। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। मैंने इस बारे में अपनी मम्मी को बताया था तो मेरी मम्मी कहने लगी कि देखो पायल, ससुराल जाने के बाद हर लड़की को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए तुम भी खामोशी के साथ अपने घर में खुश रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल वालों की सेवा करो। मेरी तो कोई भी सुनने वाला ही नहीं था, लेकिन मुझे अपनी जेठानी और अपने ससुर के बीच में कुछ गड़बड़ लग रही थी और मेरे दिल में जो शक था वो अगली रात पूरा हो गया था। अब मेरी आदत हो गई थी कि मैं जब तक छत पर जाकर कुछ देर टहलती नहीं थी तब तक मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मेरा कमरा छोटा था और मुझे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से अपने कमरे में घुटन महसूस होती थी। इसलिए मैं छत पर चली जाती थी। कुछ देर अच्छा महसूस करने के बाद मैं नीचे आती थी। आज रात जब मैं अपने कमरे में गई तो मुझे अपनी जेठानी के कमरे से अपने ससुर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा तो बंद था, मगर हल्की सी खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की से कान लगाकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे अपनी जेठानी और ससुर के बोलने की आवाज़ आई, मेरी जेठानी और मेरे ससुर आपस में बड़े प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। साथ ही साथ मेरे ससुर ने यह भी कहा था कि आज तुमने पायल के साथ बहुत गलत किया है। मेरी जेठानी ससुर से कहने लगी कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, आपने ही तो मुझे बताया था कि वो आपको मेरे कमरे में आते हुए देख चुकी है। मैंने देखा है कि वह हर रात छत पर जाती है ठंडी हवा खाने के लिए और इसी बीच हम दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकातें करते हैं। उस दिन तो उसने आपको मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था, लेकिन अगर किसी दिन उसे हम दोनों की सच्चाई पता चल गई तो वो मम्मी जी को यह बात बता सकती है। इस तरह हम दोनों का क्या होगा, आपको अंजाम के बारे में पता है ना। मेरे ससुर उसकी बात पर थोड़ा घबराए थे। मेरी जेठानी कहने लगी कि पायल बहुत टेढ़ी चीज़ है, इस घर में हमारे बारे में कोई नहीं जानता, एक वही है जो हमारी सच्चाई खोल सकती है, इसलिए उसका इस घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। सौरव कनाडा चला गया है, मैं चाहती हूँ कि ये भी सौरव के साथ कनाडा चली जाए और यही वजह है कि मैं आपकी पत्नी के सामने उसे बात बात पर जलील करवाती हूँ। उस दिन खाने में नमक भी मैंने ही तेज किया था और कल भी आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए उसे मैंने ही कहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि आलू पालक की सब्जी में मेथी डलती है और आपकी पत्नी को मेथी से एलर्जी है। बस पायल किसी भी दिन तंग आकर यहाँ से चली जाए तो हम दोनों के बीच की रुकावट नहीं रहेगी। अपनी जेठानी और ससुर की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी जेठानी जो मेरी सास के सामने इतनी अच्छी बनी थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जेठानी और ससुर का ये राज अपनी सास के सामने खोल कर ही रहूँगी। मैं इस समय अपनी जेठानी और ससुर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपनी सास के कमरे में गई, जो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सास को उठाऊंगी और उनको खामोशी के साथ अपनी जेठानी के कमरे में ले जाकर उन दोनों के बीच होने वाली मुलाकात के बारे में उन्हें पता चल जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि आखिर उनकी बड़ी बहू उनके ही पति के साथ चक्कर चला रही है। मुझे तो अपनी जेठानी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं जैसे ही अपने सास के पास गई और मैंने उनको आवाज़ लगाकर उठाने की कोशिश की तो मेरी सास उठ ही नहीं रही थी। मैंने अपनी सास को झंझोड़ कर रख दिया था, मगर मेरी सास गहरी नींद में सो रही थी कि उन्हें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूं। अगर मेरे ससुर कमरे में आ जाते तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाती। मेरी सास तो नहीं उठी तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। सारी रात मुझे अपनी जेठानी और ससुर के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आई थी, मगर अजीब बात यह थी कि मेरी सास इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हैं। सुबह जब दिन निकला
तो मैं अपने घर के काम में लग गई थी। मैंने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाई थी। मेरी सास की लाइट कलर की साड़ी थी जिसको मैंने पहले ही मशीन में डाल दिया था। कोई रंगीन कपड़ा इसलिए नहीं डाला था कि कहीं मेरी सास की साड़ी खराब ना हो जाए, और मशीन चलती हुई छोड़कर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। जब थोड़ी देर के बाद मैं वॉशिंग मशीन के करीब पहुंची तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वॉशिंग मशीन के अंदर रंगीन कपड़े पड़े हुए थे और मेरी सास भी वहां पर आ गई थी। मेरी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुमने मेरी नई साड़ी खराब कर दी, मगर मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने अपनी सास की ही साड़ी पहले धोने के लिए डाली थी और उसके साथ कोई दूसरा कपड़ा इसलिए नहीं डाला था कि उसका कलर मेरी सास की साड़ी पर लग सकता था। मेरी सास ने आज भी मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई थी। मैं उनकी सारी बातों को बर्दाश्त कर गई थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये मेरे साथ किसने किया है। मेरी जेठानी मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है ताकि उसका राज किसी और के सामने ना जाए। मैंने इस बारे में अपने पति को बताया कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी भाभी का अफेयर चल रहा है। वो दोनों आधी रात में एक दूसरे के साथ मुलाकातें करते हैं। ससुर जी भाभी के कमरे में जाते हैं और वो दोनों ना जाने कमरे के अंदर क्या करते हैं। मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर ही बहुत डांटा था। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो कह रहे थे कि पहले तुम मुझसे मेरी मम्मी की शिकायत करती थी और अब तुम मेरे पापा और मेरी भाभी की भी शिकायत कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने अपने पति को बताया कि आपकी भाभी मुझे आपकी माँ की नज़रों में गिराना चाहती है और वो मुझे इसलिए तंग कर रही है क्योंकि मैं यहाँ से चली जाऊँ और वो दोनों खुलकर अय्याशी कर सके। मेरे पति ने उल्टी सीधी बातें सुनकर फ़ोन कट कर दिया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे रात को सावधान रहना होगा। मुझे रात को सोना नहीं है और जाकर अपनी जेठानी और अपने ससुर पर कड़ी नज़र रखनी है। मेरे पति के 2 महीने कनाडा में रहते हुए पूरे हो गए थे। अब उन्हें 1 महीने के लिए हमारे घर आना था। मैं चाहती थी कि मेरे पति के आते ही इन लोगों की सच्चाई खुल जाए, इसलिए मैं 2 दिन तक सब कुछ बर्दाश्त करती रही थी और बिल्कुल खामोश रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी सास बुरी औरत नहीं है। मेरी सास के दिल में मेरे खिलाफ बुराई भरने वाली औरत सिर्फ मेरी जेठानी थी। मुझे अपनी जेठानी की सच्चाई अपनी सास के सामने लानी थी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी इतनी अच्छी बहू क्या गुल खिला रही है। मेरे पति घर आ चुके थे, लेकिन मेरे पति मुझसे नाराज़ थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया था और उनसे माफ़ी मांगी थी कि मैं कभी भी किसी के बारे में आपसे कोई बुराई नहीं करूँगी। तब जाकर वो मुझसे राजी हुए थे। मेरे पति के घर आते ही मेरी सास ने उनको मेरी बहुत सारी बुराइयां बता दी थी। उनके पीछे घर में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मेरी सास ने उन्हें बता दिया था और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा था कि हमारे घर की सुख शांति तुम्हारी पत्नी के आ जाने के बाद ख़त्म हो गई है, इसलिए अगली बार जब तुम कनाडा जाओ तो इसे भी अपने साथ लेकर जाना। मैंने अपने पति की नज़रों में अच्छी बनने के लिए अपनी सास से कहा था कि मम्मी जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी सास मुझसे नाराज़ तो थी, लेकिन उस दिन उनका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। मेरे पति को भी ये बात अच्छी लगी थी कि मैंने अपनी सास से माफ़ी मांग ली। मेरे लिए ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि मुझे अपने ससुर और जेठानी की सच्चाई सबके सामने लेकर आनी थी। अगले दिन मैं सुबह के टाइम पर फर्श की सफाई लगा रही थी। कूड़ा डालने के लिए जैसे ही मैंने डस्टबिन खोला तो डस्टबिन के अंदर दवाई का एक रैपर पड़ा हुआ था जो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैंने अपनी सास की दवाइयाँ देखी हुई थी। मेरी सास को डायबिटीज़ थी, जबकि मेरे ससुर बिल्कुल फिट थे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही घर में किसी और का इलाज चल रहा था। मैंने वो रैपर उठाकर देखा तो वो मुझे डायबिटीज़ का नहीं लग रहा था, बल्कि ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि वो स्लीपिंग पिल्स का रैपर था। आखिर नींद की दवाइयाँ घर में कौन ले रहा था? मैं इस बात पर अपना दिमाग लड़ा रही थी। तभी अचानक मेरा ध्यान उस दिन की बात पर गया जब मैं अपनी सास को बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब ये था कि ये दवाइयाँ मेरी सास ही ले रही हैं और उस दिन भी उन्होंने नींद की दवाई ली हुई थी जब वो मेरे बार बार उठाने पर भी नहीं उठ रही थी। मैंने बातों ही बातों में अपने पति से पूछा था कि क्या मम्मी नींद की दवाइयाँ लेती हैं, तो मेरे पति ने बताया था कि नहीं, उनकी सिर्फ डायबिटीज़ की दवाई चल रही है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि हो ना हो उनको ये दवाइयाँ या तो मेरी जेठानी दे रही थी या फिर मेरे ससुर और मेरी जेठानी अभी भी आधी रात को एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे थे। जब से मेरे पति घर आए थे मैं छत पर नहीं जाती थी और मेरी सास भी नींद की दवाई लेकर गहरी नींद में सो जाती थी। हम दोनों कमरे में बंद होते थे और इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरे ससुर और मेरी जेठानी एक दूसरे से मिल लेते थे। अब सब कुछ ठीक ठाक मेरे सामने था, मगर मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने ये सच्चाई कैसे लेकर आऊं। मैंने प्लान बनाया था।
मैंने अपने पति और अपनी सास से कहा था कि मेरे मायके वालों ने हमारे पूरे घर को इनविटेशन दिया है, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है। मैं जानती थी कि मेरी जेठानी मेरे मायके कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी जेठानी घर से बाहर कभी निकलती ही नहीं थी। अगले दिन मैं अपने पति, अपनी सास और ससुर के साथ अपने मायके चली गई थी। रात को हम लोगों ने देर से खाना खाया था ताकि हमें देर हो जाए। मेरा मायका मेरे ससुराल के घर से बहुत दूर था। हम लोगों के पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। हम लोग ऑटो से मेरे मायके पहुंचे थे। रात के 11 बज रहे थे जब मेरी सास ने घर चलने के लिए कहा। मैं अपनी मम्मी को अपना पूरा प्लान बता चुकी थी। मेरी मम्मी मेरे प्लान में शामिल हो गई थी और मेरा साथ दे रही थी। इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे पति और मेरी सास को आज रात रुकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि आप लोग कल सुबह चले जाइएगा, और वैसे भी सवारी की भी परेशानी होती है। इतनी रात को आप लोगों को कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। रही मेरे ससुर की बात, तो मेरे प्लान के मुताबिक उन्होंने हमारे घर पर रुकने से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने मेरी सास से कहा था कि तुम लोग यहाँ रुक जाओ, कल सुबह आराम से आ जाना। उनका इतना कहने का मकसद यही था कि वो आराम से जेठानी के साथ मुलाकात कर लेते। मेरी मम्मी और मेरी भाभी ने मेरी सास और पति से बहुत जिद की थी रुकने के लिए, तो इसलिए वो लोग हमारे घर पर रुक गए थे। मेरे ससुर को मेरा भाई अपनी बाइक पर घर छोड़ने के लिए चला गया था। आज रात मेरी जेठानी और मेरे ससुर का रास्ता पूरी तरह से साफ था, मगर वो लोग नहीं जानते थे कि वो लोग मेरे प्लान में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मुझे बड़ी बेचैनी के साथ रात के 3 बजने का इंतज़ार था। आज मेरी सास भी कह रही थी कि ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे तो मैं रोज़ जल्दी ही सो जाती हूँ। रात के 3 बजने ही वाले थे जब मैंने अपनी सास और अपने पति को ये बात बता दी कि भाभी और पापा का आपस में अफेयर चल रहा है। मेरी ये बात सुनकर मेरी सास और मेरे पति को यकीन नहीं आया था, जबकि मेरे पति मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगा और धीमी धीमी आवाज़ में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मेरे घर वालों को ये बात पता ना चल जाए कि वो मुझसे लड़ रहा है। मेरी सास ने भी मेरे पति से कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पत्नी बहुत चालाक है, अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं जानती थी कि ये लोग मेरे बारे में इसी तरह की बातें करेंगे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप लोग मेरे साथ अभी और इसी वक्त घर चलें, क्योंकि ये दोनों आधी रात के समय ही एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं। मैंने अपनी सास को ये भी बता दिया था कि आपको नींद की दवाई दी जाती है ताकि आप गहरी नींद में सो सके और मेरे ससुर आराम से कमरे से निकलकर जेठानी के कमरे तक पहुंच सके। मैंने वो दवाई वाला रैपर भी अपनी सास को दिखाया था और कहा था कि आपको ये दवाई ही दी जाती है। मेरी सास उस दवाई को पहचान भी नहीं सकी थी क्योंकि ये दवाई रात को दूध में मिलाकर दी जाती थी। लेकिन आज मेरे पति ने कह दिया था कि अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं भी इस बात पर पक्की बनी रही थी। मैंने कह दिया था कि जब आप एक बार अपनी आंखों से मेरे साथ घर चलकर सब कुछ देख लोगे तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरे पति और मेरी सास हम तीनों ही उसी समय घर से निकल गए थे और पूरे आधे घंटे बाद जब हम लोग अपने घर पहुंचे तो बड़ी खामोशी से पहुंचे थे। घर की चाबी मेरे पति के पास होती थी। मैंने अपने पति से कहा था कि खामोशी के साथ ताला खोलना ताकि किसी को हमारे आने की खबर ना हो। मैं अपनी सास और पति को लेकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरी जेठानी और मेरे ससुर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ आज मेरी जेठानी के कमरे से नहीं बल्कि आज मेरी जेठानी ससुर के कमरे में उनके साथ मौजूद थी। मेरे ससुर मेरी जेठानी को अपनी बाहों में भरे हुए थे और उनके साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही मेरी पत्नी हो। आज इतने समय के बाद तुम्हें अपने कमरे में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हम लोगों को फुल आज़ादी है। बहू के मायके वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन लोगों को अपने साथ ही रोक लिया। ये सारी बातें मेरे पति और मेरी सास खामोशी से खड़े हुए सुन रहे थे। मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरे पति ने कमरे के अंदर घुसकर अपने पिता का गिरेबान पकड़ लिया, जबकि मेरी जेठानी हैरान खड़ी हुई हम लोगों को देख रही थी और उसकी जुबान पर एक ही सवाल था कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मेरी सास ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि घटिया औरत, मैंने तुझे अपनी बेटी बनाया था और तू मेरे ही पति के साथ ये सब कुछ कर रही है। तुझे शर्म नहीं आई? ये आदमी रिश्ते में तेरे पिता समान हैं और तू इसके साथ रंगरलियां मना रही है। मेरे पति ने मेरे ससुर से सवाल किया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और कब से चल रहा है।
फिर वही हुआ जो मैंने सोच रखा था। मेरे ससुर ने सब कुछ अपने मुंह से उगल दिया। मेरे पति और मेरी सास के बीच सारी सच्चाई आ गई थी। जिस दिन से मेरे जेठ की मौत हुई थी उसके बाद से ही मेरी जेठानी किसी के साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए तड़प रही थी, इसलिए उसने मेरे ससुर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मेरी जेठानी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकती थी। मेरी जेठानी बेहद खूबसूरत थी। मेरे ससुर ने उसे अपने काबू में कर लिया और उन लोगों ने मेरी सास को नींद की दवाई देना शुरू कर दी और वो दोनों आधी रात के बीच एक दूसरे के साथ मुलाकातें करते थे। मेरी सास के दिमाग में कहीं ये बात ना जाए कि वो मेरी जेठानी की दूसरी शादी कर दे। मेरी जेठानी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी यहाँ पर बहुत अच्छी गुजर रही थी, इसलिए उसने मेरी सास को अपनी बातों में लगाए रखा और मेरी सास की फेवरेट बन गई ताकि कभी मेरी सास उसको घर से निकालने के बारे में सोचे भी ना। मेरे पति तो शुरू से ही कनाडा में था, वो कभी कभी ही अपने घर में आते थे, इसलिए दोनों के बीच आने वाला कोई नहीं था। जब मेरी शादी हुई और मेरी जेठानी को लगा कि मैं उनकी सच्चाई जान जाऊंगी, इसलिए उसने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और वो बस ये चाहती थी कि मैं किसी भी तरह अपने पति के साथ कनाडा चली जाऊं। यही वजह थी कि मैं अपनी सास के लिए सब कुछ करती थी, मगर फिर भी मेरी जेठानी ही हमेशा उनकी फेवरेट रही थी क्योंकि मेरी जेठानी मेरी सास को मेरी बहुत सारी बुराइयां गिनाती रहती थी और वो जानबूझकर मेरे काम गलत किया करती थी ताकि मेरी सास मुझसे नफरत करने लगे। या तो मेरी सास मुझे घर से निकाल दे या फिर मुझे मेरे पति के पास भेज दे। और अब उनकी सारी सच्चाई मेरे पति और मेरी सास के बीच आ गई थी। मेरे पति ने फैसला कर लिया था कि वो इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मेरी जेठानी और मेरे ससुर हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरी जेठानी और मेरे ससुर मेरी सास और मेरे पति के दिल से उतर चुके थे। मेरी जेठानी ने सब कुछ उन्हें बता दिया था कि मैं गलत नहीं हूँ, बल्कि मेरी जेठानी मेरी गलतियाँ उनके सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थी। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया था, लेकिन मेरे पति अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन दोनों को उनके हाल पर छोड़कर मेरे पति मुझे और मेरी सास को लेकर कनाडा आ गए। मेरे ससुर और मेरी जेठानी का क्या हाल है हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर कनाडा में बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरी सास जैसे मेरी शादी के शुरू के दिनों में हुआ करती थी वो अब बिल्कुल वैसी ही है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, जबकि मेरी सास अपने पति की बेवफाई पर बहुत दुखी है और अब बीमार रहने लगी है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।